नमस्कार, मैं हूं कैलाशपत मौर्य और आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव। चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों के बीच में एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका नाम है मेरी परीक्षा मेरी तैयारी। इस कार्यक्रम के तहत जो आने वाले समय में 1 माह बाद जो बोर्ड परीक्षा आने वाली है, उसमें उस परीक्षा को लेकर बच्चे अक्सर नर्वस हो जाते हैं। उनके दिमाग में तरह-तरह के तनाव आ जाते हैं कि किस तरह से परीक्षा की तैयारी करें और अच्छा प्राप्तांक हो सके। इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए आज हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को बताएँगे कि जो है इन सब समस्याओं को कैसे दूर किया जाए। इसके लिए आज हमारे बीच में अजय कुमार गौड़ जी, जो कि अंग्रेजी के अध्यापक हैं और कूड़ीलाल रुंगटा विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में अध्यापक के पद पे कार्यरत हैं। आज हम उनसे जानेंगे बच्चों की परीक्षा को लेकर कि किस तरह से बच्चों का तनाव कम किया जा सके और उनकी तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। नमस्ते सर। नमस्ते भाई साहब। सर, मैं यही जानना चाहता हूँ कि जो है बच्चे किस तरह से अपनी तैयारी करें, जिससे कि उनकी तैयारी भी अच्छे से ढंग से हो जाए और उनके मन में तनाव भी कम आवे। First of all, I convey my best regard to you and all your team who has given me a chance to present here and join your program. अपने आप में ये बहुत ही सराहनीय पहल है जो आप अपने इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। वास्तव में ये परीक्षा की अंतिम घड़ी है और एक कहावत है कि ऑल वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। जी, पूरे साल किसी वजह से मान लीजिए बच्चे की कुछ परिस्थितियां होती हैं, कुछ लापरवाहियां भी होती हैं कि वो परीक्षा के लिए बहुत बेहतर तैयारी नहीं कर पाते। जी, लेकिन अभी उनके पास समय है, अगर वो कॉन्शियस हो करके तैयारी करें, तो अपनी परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं, अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। जी सर। जहाँ तक रहा तनाव की बात, तो तनाव, स्ट्रेस एक बहुत ही स्वाभाविक बात है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो हमारे साथ है, आपके साथ है या किसी और के साथ नहीं है, वो जी, सबके साथ होता है। जी, जी, और ख़ास करके परीक्षा के नाम से ही तनाव हो जाता है। जी सर। मान लीजिए मैं आपके साथ यहाँ बैठ करके परीक्षा पे बात कर रहा हूँ, लेकिन जी, मुझे भी परीक्षा देने जाना होगा, तो जी, मुझे भी तनाव आएगा। लेकिन उस तनाव को, उस स्ट्रेस को हम पॉजिटिव वे में कैसे ले सकते हैं और उसको अपनी कमजोरी बनाने के बजाय उसको अपनी स्ट्रेंथ कैसे बना सकते हैं जी सर। और बेहतर प्लानिंग करके कम समय में हम बेहतर अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं जी, जी, और लोगों के लिए मोटिवेशन कैसे बन सकते हैं, दैट इज द क्वेश्चन। जी सर। तो इसके लिए अब जो हो गए, जो बीत गया उसको छोड़ दीजिए, मतलब लेट बाय गॉन बी बाय गॉन्स। जी जो सर। बीत गया उसको छोड़िए, अब नए सिरे से उसको कैसे तैयारी करना है। जी सर। तो सबसे पहली बात, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे सेकेंडरी रखते हैं। जैसे किसी भी काम को करने के लिए हमें फिज़िकली और मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। जी, उसके लिए हम अपने रूटीन में रेगुलर एक्सरसाइज़ को इंक्लूड करें। ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट आप वार्म अप और थोड़ा-सा योगासन, प्राणायाम को अपने नियमित दैनिक जो है कार्यक्रम है, जो समय सारणी है उसमें शामिल करना चाहिए। दूसरी बात, हेल्दी डाइट, जी, अच्छे भोजन करिए, जिससे आपको एनर्जेटिक आप रह सकें। बच्चे टेस्टी खाना पसंद करते हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं होता है। जी, जी, परीक्षा के समय में हम एनर्जेटिक हो करके अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकें, उसके लिए हमें हेल्दी डाइट की ज़रूरत होती है। तो आप वो डाइट लें, जो आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात आती है कि कुछ बच्चे मेरिटियर्स होते हैं, रैंकर्स होते हैं, तो जी, उनका एम होता है टॉप करना। जी, जी, तो उनकी प्रिपरेशन रेगुलर चल रही होती है, तो वो अपना गोल सेटअप करें कि हमको 98, 99 या 100% मार्क अचीव करने के लिए हमारी प्लानिंग इन 2 महीनों में कैसी होनी चाहिए। जी सर। किस तरीके से हमको रिवीजन करना है, किस तरह से अपने प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करना है टीचर्स के थ्रू, बुक्स के थ्रू, ठीक है? जो वीक स्टूडेंट हैं, जिन्हें लगता है कि हमारी प्रिपरेशन अभी पीछे नहीं बहुत अच्छी हो पाई, ठीक है? उन्हें अपना गोल सेटअप करना चाहिए कि हमको 70% मार्क्स लाने हैं, 80% मार्क्स लाने हैं, जी, इतने मार्क्स लाने हैं कि हम अच्छे नंबरों से पास हो सकें। जी सर। मतलब दोनों को सबसे पहले अपना गोल सेटअप करना चाहिए कि एक्चुअली उनका गोल क्या है, टॉप करना है या किसी परिस्थितिवश अगर उनकी परीक्षा की तैयारी बेहतर नहीं हो पाई, तो उनको एक अच्छे नंबरों से पास हो जाना है। जी सर। फिर आती है बात
टाइम टेबल की। जी सर। अगर टाइम टेबल समय सारणी आपका नहीं बना हुआ, तो कभी-कभी क्या होता है कि हम पढ़ रहे होते हैं, तो पढ़ते समय हमारे मन में अलग-अलग तरह की बातें आती हैं। कहीं घूम आते, मित्रों से मिल आते हैं, कोई टीवी अच्छी-सी मूवी आ रही है, उसको देख लेते। फिर अगर हम उसको छोड़ कर के वहाँ पर बैठे होते हैं, तो उस समय हमारे पास प्रेशर आता है कि परीक्षा है, हम पढ़ाई नहीं करेंगे, जी सर। तो नंबर कम आएँगे। तो क्या होता है कि यहाँ भी वो डिस्टर्ब हैं और वहाँ भी वो जी, डिस्टर्ब हैं। जी। तो इसलिए समय सारणी का एक अच्छी समय सारणी का होना दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर देम, टू प्रिपेयर देम। तो वर्क व्हाइल यू वर्क, प्ले व्हाइल यू प्ले। जिस समय आप जो काम कर रहे हैं, पूरी तरह से कॉन्संट्रेट होकर के हम उसको बेहतर ढंग से कर सकें, इसके लिए एक व्यवस्थित समय सारणी का होना बहुत ज़रूरी है। जी सर। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो बच्चे अवॉइड करते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उन्हें ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए अपने रूटीन में। हेल्दी डाइट लेना चाहिए। एक गोल सेटअप करके उसको लिख करके लगाना चाहिए। जहाँ वो स्टडी कर रहे हैं, वहाँ उसको रखें, उसको देखें और उसी हिसाब से फिर प्लानिंग करें। टाइम टेबल ज़रूर बनना चाहिए। बिना टाइम टेबल के अगर वो पढ़ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि जो इनपुट वो दे रहे हैं, जितना वो स्टडी कर रहे हैं, शायद उसका उतना आउटपुट नहीं मिल पाता, क्योंकि कहीं न कहीं चीज़ें उनको डिस्टर्ब करती हैं। जी, ठीक है? अब अगर हम बात करें उनके कैसे वो अच्छे नंबर पाएँ, जी सर। कैसे अच्छे नंबर पाएँगे, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि वो अपने पेपर के पैटर्न को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करें। हुँ, किस तरह से क्वेश्चन्स आते हैं। हर बच्चे के अपने वीक पॉइंट्स होते हैं और अपने कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ होती है। कुछ बच्चों का लिटरेचर पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें वो बेहतर कर पाते हैं, लेकिन ग्रामर पोर्शन को लेकर वो कंप्लेन करते हैं कि ये मेरा वीक है। कुछ बच्चों की स्ट्रेंथ होती है, ग्रामर पोर्शन उनका बहुत अच्छा प्रिपेयर होता है, लेकिन लिटरेचर पोर्शन को लेकर के वो डरे रहते हैं कि इसका लॉन्ग आंसर कैसे लिखेंगे, शॉर्ट आंसर कैसे लिखेंगे, तैयार नहीं होता है, लर्न नहीं होता है। तो हर बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस होती है, पहले उसको पहचानें। पहचानने के बाद उसको कैसे प्रिपेयर करना है, उसका अपना खुद का वो एक प्लान करें, किस तरीके से उनको करना जी है। सर। अब हम आते हैं पेपर पैटर्न पर, जी हाँ। कि क्या किस तरह के क्वेश्चन्स आते हैं, उनको कैसे वो प्रिपेयर कर सकते हैं। जी। जो हाई स्कूल का पेपर पैटर्न है, उसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। एक सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी है। जी, सेक्शन ए उनका 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन्स आंसर होते हैं, जिनका मल्टीपल चॉइस होता है, तो उसके आंसर्स को उनको ओएमआर शीट पर मार्क करना होता है। जी, ब्लैक या ब्लू डॉट पेन का यूज़ करके वो जिस आंसर को करेक्ट समझते हैं, उसको वो मार्क करें। मार्क करें। तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन्स को सॉल्व करने में कभी भी आपको जल्दी नहीं करना है। जी, पहले रीड आउट करिए, अगर आपको लगता है कि आप 100% श्योर हो ये क्वेश्चन आपका करेक्ट है, तो आप मार्क करो, नहीं तो आपको उसको लीव करना चाहिए। जी, मतलब बाद के लिए आप छोड़िए, कभी-कभी जी, क्या होता है कि स्टार्टिंग में चीज़ें हमें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हमें करेक्ट आंसर आ जाता है, जी, जी, तो होता है उनको ऐसा। मार्क करना चाहिए। अच्छा, वहाँ पर अगर करेक्ट करेंगे तो आप फुल मार्क पाएँगे, और अगर आप मिस्टेक करेंगे तो वहाँ आपके नंबर पूरी तरह से कट होते हैं। कोई कंसेशन नहीं होता कि 4 में से 3, 3 में से 2 या 2 में नहीं, से 1 नहीं। मार्क्स हमको मिल जाएँगे। जी, जी, तो जिस क्वेश्चन में वो कॉन्फिडेंट हो उसको मार्क करें, और जिस क्वेश्चन में वो कन्फ्यूजन है उसको उस समय लीव करें। उसके बाद सेक्शन बी आता है जो डिस्क्रिप्टिव है, उसमें 4 पोर्शन है। एक तो रीडिंग सेक्शन है, जिसमें उनको एक पैसेज कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया रहता है, अनसीन पैसेज दिया रहता है, जिसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करके उस पर बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर देने रहते हैं। जी, तो उसको सॉल्व करते समय सबसे पहले वो क्वेश्चन को पढ़ें। जैसे अगर हम पैसेज को पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में क्वेश्चन नहीं रहता है कि किसका आंसर हमें ढूँढना है। तो हुँ, सबसे पहले वो क्वेश्चन को पढ़ें, तो इससे एक आउटलाइन आ जाती है कि किस तरह का क्वेश्चन है और किस क्वेश्चन का आंसर हमको ढूँढना है। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब वो पैसेज को रीड आउट करते हैं, तो उन्हें एक ही रीड आउट करने के बाद या 2 बार में उसको क्वेश्चन का आंसर जहाँ वो मिल जाए उसको टिक कर लें। जी, ठीक है? और वहाँ से वो कुछ अपने तरीके से मॉडिफाई करके उसको ठीक तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा सेक्शन है राइटिंग सेक्शन। जी, राइटिंग सेक्शन में लेटर है, एप्लीकेशन है और एस्से है, जिसको आर्टिकल या रिपोर्ट मतलब करके आता है। अब लेटर सेक्शन और एप्लीकेशन सेक्शन, इसमें भी प्रॉब्लम होता है कि कौन-सा एप्लीकेशन प्रिपेयर करें, कौन-सा लेटर प्रिपेयर करें। जी, तो लेटर और एप्लीकेशन मान लीजिए हमने प्रिपेयर किया तो कुछ वेरी हो सकता है एग्ज़ाम में, लेकिन उसका फॉर्मेट उनको बेहतर तरीके से आना चाहिए। लेटर लिखने का एक फॉर्मेट है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है। जी, एप्लीकेशन लिखने का एक प्रॉपर फॉर्मेट है, जी, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है। तो उस प्रॉपर फॉर्मेट को उनको ठीक तरीके से आना चाहिए और परीक्षा में उसको ठीक तरीके से लिखना चाहिए। बाकी बीच का अगर टॉपिक मान लीजिए हमने ट्रांसफर सर्टिफिकेट पे
प्रिपेयर किया जी, और जी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आ गया। जी तो हाँ। कुछ नहीं करना है, उनको ट्रांसफर सर्टिफिकेट की जगह पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिखना है। जी, जी। अब मान लीजिए मनी डिमांड करना है, जनरली आ गया कि 5000 डिमांड करना है, तो उनको लिख देना है कि मुझे 5000 की डिमांडिंग के लिए वहाँ पर सिंपल सेंटेंसेस का यूज़ करके उस टॉपिक को एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग लिख देना है। बच्चे प्रॉब्लम परेशान क्या होते हैं कि मैंने जो तैयार किया था वो आया ही नहीं, जी, तो जी, अब क्या करें? तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, उसको अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफ़ाई करके किस जगह पे क्या मॉडिफ़ाई करने के बाद, लिखने के बाद वो प्रॉपर आंसर हो जाएगा, उसको ध्यान देना चाहिए। जी, जी, सर। अब उसके बाद रीडिंग सेक्शन में जो यस से है, अच्छा यस से क्या है, हम 5 टू 8 तक यस से लिखते चले आते हैं और उसके हम हैबिचुअल होते हैं। और जैसे ही हाई स्कूल में पहुँचते हैं बच्चे, इंटर में तो आर्टिकल और रिपोर्ट का नाम देखकर ही डर जाते हैं कि आर्टिकल लिखना इसका मतलब क्या लिखना है, रिपोर्ट लिखना इसका मतलब क्या लिखना है, जी, सर। ठीक है? तो एक्चुअल में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, कुछ नहीं है, वही चीज़ें हैं। एक टॉपिक होगा, जैसे एस्से में होता है, एक टॉपिक होता है, उसके कुछ आउटलाइन्स होते हैं, हेडिंग्स होते हैं, उन्हीं को बेस बना के उनको डेवलप करके लिखना रहता है। तो आर्टिकल और रिपोर्ट में भी सेम चीज़ें होती हैं। एक टॉपिक होगा जी, और उस पर बेस्ड कुछ आउटलाइन या हेडिंग्स होंगे, उन्हीं को डेवलप करके आपको लिखना रहता है। तो वही चीज़ें हैं, उसको लेकर के बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रिपेयर करें और हेडिंग्स को पॉइंट बना करके आप लिखते जाएँ, तो वो चीज़ हो जाएगी। केवल उसका समझ लीजिए नाम चेंज है, जी, जी, जी। लेकिन बाकी सारे पैटर्न वही जी, हैं। जी, जी। आप लास्ट पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को उठा कर के देखेंगे जी, तो जी। टॉपिक और उस पर जो है बेस्ड कुछ आउटलाइन दिए रहते हैं। जी, सर। रिपोर्ट लिखना हो या आर्टिकल लिखना हो। तो ये था आपका राइटिंग सेक्शन, जिसमें लेटर एप्लीकेशन हो गया और रिपोर्ट या आर्टिकल राइटिंग हो गया। जी, उसके सर। बाद आती है ग्रामर। जी हाँ। तो ग्रामर में क्या है, अब मान लीजिए पूरे साल हमने पढ़ा है, अब हमें बोर्ड के लिए प्रिपेयर करना है। जी, सर। तो आप जो-जो टॉपिक्स को पढ़े हैं, आप उनको रिवीज़न करिए। रिवीज़न करने के बाद बोर्ड के पैटर्न पे जो क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछे जाते हैं, उनको आप प्रैक्टिस करिए। अब प्रैक्टिस करने के लिए आप अनसालो पेपर का यूज़ कर सकते हैं, जी, सर। प्रीवियस ईयर के पेपर्स को यूज़ कर सकते हैं या क्वेश्चन बैंक का हेल्प लेकर के उसके थ्रू भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन पेपर को थोड़ा-सा बेहतर इसलिए मानता हूँ अनसालो की अपेक्षा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन्स भी होते हैं, आंसर्स भी होते हैं। जी, जी। मान लीजिए कोई टॉपिक हमने रिवीज़न किया और उस पर बेस्ड क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। तो प्रेज़ेंटली क्या होता है कि हमने जो किया वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, वो बताएगा कौन? जी, जी। बहुत बार होता है कि हमारे घर में भी ऐसे लोग नहीं हो पाते हैं जो हमें गाइड कर सकें और टीचर्स के कॉन्टैक्ट में हम हो सकता है ना रह पाएँ रेगुलर, तो जी। उस समय आप तुरंत वहाँ से देख करके अपने मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ, उससे कन्फर्म हो जाएगा हाँ, ना। तो कुछ एक प्रॉब्लम्स जो रहती हैं उसको बाद में टीचर से डिस्कस करके भी उस प्रॉब्लम को आप रिज़ॉल्व कर जी, सर। सकते हैं। तो इसलिए उसके थ्रू आप ग्रामर की अगर प्रैक्टिस करते हैं, तो मुझे लगता है वो एक बेहतर ऑप्शन है। उसके बाद है लिटरेचर पोर्शन। तो लिटरेचर पोर्शन में आप तैयार कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले जो है, जैसे इसमें मान लीजिए सेंट्रल आइडिया हो गया, पोएम, हुँ। कुछ चीज़ें हैं जो फिक्स हैं, जी। जिनको चेंज नहीं होना है। आप 4-4 लाइन के 2 पोएम्स प्रिपेयर कर लीजिए, तो फाइनली 1 पोएम आपकी आनी ही है। हाँ जी। मान लीजिए मल्टीपल चॉइस में 1 पोएम आ गया, तो भी आप सेकंड पोएम आपको लिख करके 3 नंबर आप आसानी से गेन कर सकते जी, हैं। कोई मिल चेंज जाता है। नहीं है इसमें कि हम क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, ठीक है? सेंट्रल आइडिया है, अब सेंट्रल आइडिया लिखना तो कभी-कभी क्या होता है कि लॉन्ग है, हम प्रिपेयर कैसे करें? और बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे प्रिपेयर करके आ जाते हैं, लेकिन अब पहली लाइन भूल गई तो स्टार्ट कैसे करें? जी सर, ये होता है सर, समस्या हाँ, आती है। पहली लाइन कोई बता देता तो पूरा हम लिख लेते, कई बार ऐसा होता है। जी। तो मैं कहता हूँ कि सबसे पहले आप क्या करो, स्टार्टिंग आप कर रहे हो, सबसे पहले नेम ऑफ द लेसन, नेम ऑफ द पोएम, नेम ऑफ द राइटर, नेम ऑफ द पोएट आप पहले लर्न करो। इसको लर्न करने में बहुत कम समय लगता है। ये जी। लर्न हो जाएगा तो कुछ बेसिक फीडबैक आता है कि हमारे पास कुछ हो गया। उसके बाद आप जो है इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स को लेसन वाइज़, टॉपिक वाइज़ लर्न कर लीजिए। जी सर। ठीक है? कभी-कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ही है और कोई बेस कैरेक्टर है और हमको पता ही नहीं रहता है कि लेसन क्या है और पोएट क्या है। तो हम वहाँ से लिखना स्टार्ट कर दें। हमको लेसन का नाम पता है, पोएट का नाम पता है या पोएम का नाम पता है, राइटर का नाम पता है, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर पता, तो वहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। जी। तो नेम ऑफ द लेसन, नेम ऑफ द पोएम, राइटर और पोएट याद कर लें, फिर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स याद कर लें। जी सर। उसके बाद हर लेसन से कुछ शॉर्ट आंसर्स उनको प्रिपेयर करना चाहिए। हम कहते हैं पहले आप अपना गोल बनाइए कि सारे लेसन्स को हमें टेकअप करना है। अब एक बार में मान लीजिए एक लेसन से 10 क्वेश्चन है, जी तो सर। हम एक बार में दसों क्वेश्चन को प्रिपेयर ना करें। नहीं सर। हम 3-3 क्वेश्चन प्रिपेयर करते जाएँ। जब हम पूरे सिलेबस को अटेम्प्ट कर लें कि हमने स पूरे सिलेबस में सारे लेसन्स को 3-3 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिया, तो अगर अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ और करना चाहिए,
तो आप और कर सकते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 से 3 लाइन से 4 लाइन में लिखना रहता है, तो जी, आपकी अगर मान लीजिए अंडरस्टैंडिंग बेहतर है, आप खुद से लिख सकते हैं, तो टॉपिक आपके दिमाग में है, आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं। और अगर आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, ग्रामर पोर्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, खुद से नहीं लिख सकते, तो आप उसको लर्न भी कर सकते हैं। जी। उसके बाद लॉन्ग आंसर जिसको बच्चे देख कर के बहुत ज़्यादा हाँ, डरते हाँ हैं। सर, उससे तो भागते ही हैं हाँ, बच्चे। और कैसे करें उतना बड़ा-बड़ा है, देख कर के डर जाते हैं, उनका जी, माइंडसेट क्या बनता है कि ये इतना बड़ा याद होगा ही नहीं। अब वो अटेम्प्ट भी करते हैं तो चूँकि नेगेटिव माइंडसेट होता है उनका, तो वो करने में ज़्यादा समय भी लगता है, याद भी होता तो भूल जाता है और उनका जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो डाउन होता है और जी वो सर, डिप्रेशन में जाने लगते हैं धीरे-धीरे। जी, तो उसके लिए हेडिंग्स को ध्यान रखें। जैसे जी, कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, मैंने पहले बताया कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आप तो ध्यान में है और जी, पूरी स्टोरी को आपने पढ़ा है, तो कुछ चीज़ें दिमाग में रहती हैं कि इस कैरेक्टर से रिलेटेड कौन-कौन सी ऐसी बातें हैं, तो उसको हेडिंग वाइज़ लिखें। एक जी, हेडिंग दे दें इंट्रोडक्शन जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन राइटर के बारे जो कैरेक्टर है उसके बारे में या उस लेसन के बारे में 2-3 लाइन जो उनको पता है वो लिखें। जी, फिर कैरेक्टर से रिलेटेड जो स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हैं, उनको हेडिंग बना करके 2 हेडिंग वहाँ से वो लिख सकते हैं। और लास्ट में कंक्लूजन में ओवरऑल पूरे लेसन से वो कैरेक्टर के थ्रू या लेसन के थ्रू 2-4 लाइनें अपने पास से जोड़ सकते हैं। जी, तो ऐसे लॉन्ग आंसर को भी वो ईज़िली प्रिपेयर कर सकते हैं बिना कोई स्ट्रेस, बिना कोई प्रेशर लिए। इस तरीके से वो अपने एग्ज़ाम्स के लिए बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं और स्ट्रेस एकदम लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक मौका है, इसे एक अवसर मानना चाहिए जिसमें हम अपनी योग्यता क्षमता को प्रूव कर सकते हैं। जी सर, 9th के स्टैंडर्ड तक अगर आप बेहतर कर रहे हैं, तो वो अचीवमेंट, वो आपकी प्रसिद्धि केवल विद्यालय स्तर तक दिखती है। लेकिन हाई स्कूल लेवल पर अगर आप टॉप करते हैं, जी, रैंक लाते हैं, तो आपकी प्रसिद्धि, आपके विद्यालय की प्रसिद्धि, आपके पेरेंट्स की प्रसिद्धि, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और टॉप 10 यूपी लिस्ट में जाते हैं, तो पूरे उत्तर प्रदेश में आप फेमस होते हैं, अनाउंस्ड होते हैं। जी सर, तो ये चीज़ें हैं जिनको फॉलो करके अपने बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं और स्ट्रेस एकदम नहीं लेना। जी, और अगर आता है तो इसको ऐसे मान के चलें कि कॉमन चीज़ें हैं, सबको आती हैं और कभी-कभी क्या होता है स्ट्रेस में हम अपना बेहतर परफ़ॉर्म भी करते हैं। जी, तो जी, इस चीज़ को नेगेटिव ना लेकर के मैं कहूँगा उसको पॉज़िटिव तरीके से लें, बेहतर प्रिपरेशन करें, हेल्दी डाइट लें, टाइम टेबल बनाकर बेहतर तरीके से तैयारी करें और अच्छे नंबर प्राप्त करके अपने विद्यालय का, घर परिवार का नाम रोशन करें। जी सर। अभी आपने श्री अजय कुमार गौड़ जी से, जो अंग्रेजी के अध्यापक हैं, अभी आपको उन्होंने बताया कि किस तरह से आप अपनी तैयारी करें और अपने मन में बिल्कुल ही तनाव की स्थिति ना रखें। आप हमारे चैनल से बने रहें, फिर हम कुछ नया प्रोग्राम लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।